शुभ रात्रि स्लीप स्टोरीज में आपका स्वागत है। आज की कहानी है एक रात कई रहस्य। अनुपमा होटल के मैनेजर हरीश चंद होड ने नींद से जागते ही घड़ी देखी। 6:30 बज रहे थे। वे हड़बड़ाकर बिस्तर पर उठ बैठे। ओहो, बहुत देर हो गई आज तो। गुंधर, ओ गुंधर। दमगा वर्दी पहना प्रधान खानसामा गुंधर आके उनके सामने खड़ा हो गया। अपने काम में बहुत ही कुशल और चौकस इंसान था वो। होटल की छोटी से छोटी बात पर भी उसकी नजर रहती थी। हरीश चंद ने उससे पूछा, बेड टी दे दी गई है क्या? गुंधर बोला, हाँ, तीसरी मंजिल पर सभी ने चाय ली। सिर्फ दूसरी मंजिल पर 2 नंबर कमरे में दस्तक देने के बाद भी कोई जवाब नहीं मिला। हरीश चंद ने कहा, दूसरी मंजिल का 2 नंबर? वो तो राजकुमार बाबू है। 15 मिनट बाद फिर से दस्तक देना। अच्छा, बाजार कौन गया है? जनरल को लेकर सरकार जी गए हैं साहब। ठीक है, मेरी चाय ले आओ। मुख्य प्रवेश द्वार पर जनरल जैसी पोशाक पहनकर दरबान खड़ा रहता था, जो आने जाने वालों को सलाम किया करता था। 3 मंजिल की इस इमारत की हर एक मंजिल पर 8-8 कमरे थे। नीचे की मंजिल पर उनका आवास और ऑफिस टेबल कुर्सियों से सजा था और एक डाइनिंग रूम था। रसोई घर, बावर्ची खाना, नौकरों का कमरा और स्टोर रूम वगैरह थे। होटल में देसी और विदेशी दोनों तरह के भोजन उपलब्ध थे। जिसकी जैसी इच्छा वो वैसा भोजन कर सकता था। होटल में ठहरने का किराया विदेशी होटलों के मुकाबले कम था, लेकिन साधारण देसी होटलों से ज्यादा था। ये एक छोटा होटल था, इसलिए अधिकतर समय भरा ही रहता था। ज्यादा करके उच्च मध्यम वर्ग के लोग यहाँ ठहरते थे। आधे घंटे बाद हरीश चंद नहा धोकर आए। नाश्ता खाकर गुड़धर खड़ा था। हरीश चंद नाश्ता करने बैठे। चाय, टोस्ट, मक्खन और 2 सॉफ्ट बॉइल्ड अंडे खाते समय हरीश चंद बात नहीं करते थे। 5 मिनट के अंदर नाश्ता खत्म करके मुंह पोंछते हुए बोले, राजकुमार बाबू की खबर ली फिर से? जी हाँ, इस बार भी कोई उत्तर नहीं मिला, गुड़धर बोला। हरीश चंद ने बोहें सुकोड़ ली। फिर उठकर दफ्तर वाले कमरे में गए। दराज से चाबियों का गुच्छा निकालकर जेब में डाल दिया। चलो देखते हैं। फागुन का महीना होने पर भी 7 बजे दिन चढ़ाया है। नीचे रसोई में, डाइनिंग रूम में नौकर नौकरानियां तत्परता से अपने काम में जुड़े थे। 8 बजे सब मेहमानों का ब्रेकफास्ट होता था। सीढ़ियां चढ़ते हुए हरीश चंद ने पीछे आ रहे गुंधर से पूछा, कल रात को राजकुमार बाबू कमरे में ही थे ना? जी हाँ, थे। रात 8:45 बजे मैं खुद ही उनके लिए डिनर लेकर आया था। अच्छा, रात में मेन दरवाजा कब बंद हुआ था? आप 11 बजे लौटे थे साहब। उसके बाद मैंने मेन दरवाजा बंद कर दिया था। दूसरी मंजिल पर एक कतार में 8 कमरे थे। सामने एक लंबा सा बरामदा,
सीढ़ी के मुहाने से ही कमरों का नंबर शुरू हुआ था। सभी दरवाजे सटे हुए थे। हरीशचंद ने 2 नंबर के कमरे के सामने खड़े होकर थोड़ा जोर से दस्तक दी। कोई उत्तर नहीं मिला। फिर उन्होंने आवाज लगाई, राजकुमार बाबू, राजकुमार बाबू। इस बार भी उत्तर नहीं मिला। तब उन्होंने और भी ऊंची आवाज में पुकारा, लेकिन फिर भी कोई उत्तर नहीं। तब हरीशचंद ने दरवाजे का हैंडल घुमाया, लेकिन हैंडल भी नहीं घूमा। दरवाजे पर ताला लगा हुआ था। चाबी नहीं घुमाने से बाहर से दरवाजा खुल नहीं सकता था। हरीशचंद ने जेब से चाबियों का गुच्छा निकाला। उसी समय 2 नंबर के कमरे के दोनों तरफ के दरवाजों को खोलकर 2 लोगों ने बाहर झांका। 1 नंबर से जिन्होंने झांका वो एक बड़ी उम्र की महिला थी। उन्होंने पूछा, क्या हुआ? 3 नंबर कमरे से सिर निकाला हुआ एक पुरुष जो अधेड़ उम्र का था बोला, मैनेजर बाबू, मुझे बुखार आ गया है, जल्दी से एक डॉक्टर भिजवा दीजिए। महिला बाहर निकल आई और बोली, मैं डॉक्टर हूँ। फिर वो हरीशचंद के बगल से 3 नंबर कमरे के सामने गई। 3 नंबर कमरे के अतिथि शशितोष ने अपने लाल आंखें फैलाकर एक बार डॉक्टर के चेहरे की तरफ देखा। फिर दरवाजे से हटते हुए बोले, आइए। हरीशचंद ने एक गुच्छे में से चाबी चुनकर ताले में डाली। खोलकर अंदर झांका तो कुछ पल के लिए स्थिर खड़े रहे। फिर दरवाजे को खींचकर उन्होंने बंद कर दिया। बरामदे में कोई नहीं था। इधर उधर देखकर नीची आवाज में गुणधर से बोले, गुणधर, तुम यहीं रहो, कहीं मत जाना, मैं अभी आ रहा हूं। फिर भी जल्दी जल्दी दबे पांव नीचे उतर गए। 3 नंबर कमरे में महिला डॉक्टर शोभना रॉय ने मरीज शशितोष को बिस्तर पर लेटाकर उनका टेम्परेचर लिया, नाड़ी की जांच की और जीभ की भी परीक्षा ली। फिर वे बोली, कुछ खास बात नहीं है, मामूली ठंड लग गई है, एस्प्रिन की 2 गोली खाकर लेटे रहिए। शशितोष उनसे पूछने लगा, बुखार कितना है? 99, लेकिन मेरे शरीर में बहुत दर्द हो रहा है। अरे वो कुछ खास बात नहीं है, मौसम बदलते टाइम अचानक ठंड लग जाती है, मैं गोलियां भिजवा देती हूँ। 3 नंबर से निकलकर शोभना रॉय ने देखा, गुणधर 2 नंबर कमरे के बाहर खड़ा था। इस कमरे में क्या हुआ है? उन्होंने पूछा था। गुणधर ने सिर हिला दिया। शोभना रॉय और कोई प्रश्न किए बिना अपने कमरे में चली गई और उसी वक्त हरीशचंद नीचे अपने ऑफिस वाले कमरे से पुलिस को फोन कर रहे थे। जल्दी आइए इंस्पेक्टर साहब, यहाँ पर मर्डर हो गया है। बीती रात इंस्पेक्टर राठौर के घर पर विजय आमंत्रित थे। दक्षिण कोलकाता के एक थाने के अधिकारी थानेदार थे विजय। राठौर पुलिस में होने के बावजूद बहुत ही मिलनसार और दयालु हृदय के व्यक्ति थे। उम्र में विजय से कुछ छोटे थे, इसलिए भाईचारे के साथ बहुत हद तक के लिहाज भी मिला हुआ था। टेलीफोन की घंटी बज उठी। राठौर बाबू ने फोन लेकर कुछ देर तक गौर से सुना, 1-2 जवाब दिए, फिर फोन रखकर विजय से बोले, थाने से फोन था, हमारे इलाके के एक होटल में एक रहस्यमय हादसा हो गया है,
आप चलेंगे मेरे साथ? विजय ने कहा, जरूर जाऊंगा। इंस्पेक्टर राठौर विजय को लेकर जब अनुपमा होटल पहुंचे तब थाने से 2 सब इंस्पेक्टर कुछ सिपाहियों सहित आकर होटल के मुख्य द्वार पर खड़े थे। होटल के लोगों को होटल में रखा गया था और बाहर के लोगों को बाहर रखा गया था। राठौर बाबू ने हरिश्चंद्र के ऑफिस में प्रवेश करके देखा। पुलिस का डॉक्टर काला बैग लिए इंतजार कर रहा था। बाबू बोले, अच्छा, तो डॉक्टर साहब आ गए हैं। और आप? क्या आप होटल के मैनेजर हैं? जी हाँ, मैं ही हूँ। बॉडी आपने ही देखी थी? जी हाँ। अच्छी बात है। तो आप जो कुछ भी जानते हैं संक्षेप में मुझे बताएं। सुबह से जो कुछ भी घटा था हरिश्चंद्र ने सब कुछ बताया। सुनकर राठौर बाबू ने विजय की तरफ देखा। विजय ने थोड़ा सा सिर हिलाया। राठौर बाबू खड़े होते हुए बोले, आपने ठीक काम किया है। चलिए डॉक्टर, अब जरा बॉडी देख ली जाए। दूसरी मंजिल पर पहुंचकर हरिश्चंद्र ने चाबी से कमरा खोल दिया। कमरे के बाहर एक कांस्टेबल खड़ा था। सब लोग अंदर दाखिल हुए। डॉक्टर, पहले आप बॉडी की जांच कीजिए। आपका काम हो जाने के बाद हम कमरे में घुसेंगे। डॉक्टर ने कमरे में प्रवेश किया। बाकी तीनों वो दृश्य देखते हुए खड़े रहे। विजय ने एक बार तिरछी नजर हरिश्चंद्र के चेहरे पर डाली, लेकिन वो वहां डर के अलावा कुछ और भाव नहीं देख पाए। अरे क्या बात है, बताइए तो जरा। मुझे अभी निकलना होगा और पुलिस मुझे जाने नहीं दे रही है। ये सबका क्या मतलब है? किसी महिला का यह उत्तेजित स्वर सुनकर तीनों ने चौंक कर पलट कर देखा। सामने एक महिला को गुस्से में खड़े देखकर राठौर बाबू ने पूछा, आप कौन हैं? हरिश्चंद्र ने उनका परिचय दिया। वो 1 नंबर के कमरे में ठहरी हुई हैं। डॉक्टर हैं, मिसेज शोभना रॉय। राठौर बाबू ने विनती के स्वर में उन्हें देखा और कहा, देखिए, इस कमरे में कल एक सज्जन का मर्डर हो गया है। होटल में जो भी लोग हैं उन सभी से हमें पूछताछ करनी होगी। पूछताछ से पहले किसी को बाहर जाने नहीं दिया जा सकता। लेकिन आप निश्चिंत रहिए, मैं सबसे पहले आपसे ही पूछताछ करके आपको छोड़ दूंगा। महिला के चेहरे का भाव तुरंत बदल गया। अचंभित दृष्टि के साथ वो बोली, क्या मेरे बगल के कमरे में हत्या हुई है? कब और किसने की? ये सब अभी हमें नहीं पता चला। आप अपने कमरे में जाके बैठिए, हम अभी आ रहे हैं। महिला कुछ पल खिड़की पर खड़ी रही। 1-2 बार उन्होंने 2 नंबर कमरे में झांका, फिर अपने कमरे में जाकर दरवाजा बंद कर लिया। इस बीच दोनों सब इंस्पेक्टर भी वहां आ पहुंचे। राठौर बाबू ने उनसे कहा, आप लोगों में से एक तीसरी मंजिल पर और दूसरा दूसरी मंजिल पर जाकर वहां के सभी मेहमानों के नाम पते वगैरह ले लीजिए। कल रात कौन कहाँ था ये सब जानकारी लीजिए। सिर्फ 1 नंबर और 3 नंबर कमरों में आपको जाने की जरूरत नहीं। इनसे मैं खुद पूछताछ करूंगा। दोनों सब इंस्पेक्टर चले गए। 5 मिनट बाद डॉक्टर कमरे से निकला। क्या पता चला डॉक्टर? राठौर बाबू ने पूछा। डॉक्टर ने उत्तर दिया, लगता है मर्डर किसी धारदार हथियार से हुआ है।
ये एक पेशेवर का काम है। शायद कल रात 9 से 12 बजे के बीच का समय होना चाहिए। विजय ने पूछा, ये चेहरे के निशान कितने पुराने होंगे? 10-12 साल से कम तो नहीं लगते। और उम्र कितनी होगी इनकी? चेहरा देखकर कुछ पता नहीं चल रहा है, डॉक्टर ने जवाब दिया। 40 के आसपास का लगता है। अच्छा, अभी मैं चलता हूँ, कल आपको टेस्ट करके रिपोर्ट मिल जाएगी। इतना कहकर डॉक्टर चला गया। राठौर बाबू ने हरीश चंद से कहा, आप अपने काम पर जाइए, लेकिन हाँ, ऑफिस में ही रहिएगा। इस कमरे की चाबी मुझे दे दीजिए। राठौर बाबू ने विजय के चेहरे की तरफ देखा। विजय ने 1 नंबर कमरे की तरफ उंगली उठाते हुए कहा, महिला से सवाल जवाब पहले निपटा लीजिए। महिला और डॉक्टर का अधिकार पहले है। हाँ ठीक है, उनको छोड़कर फिर कमरा देखा जाएगा। राठौर बाबू ने 2 नंबर कमरे का ताला बंद कर दिया। वो महिला के दरवाजे पर दस्तक देते हैं। दरवाजा खुल गया। महिला के चेहरे पर खींच के भाव थे। वो बोली, जितनी जल्दी हो सके मुझे छोड़ दीजिए दरोगा बाबू, मेरे काम का बहुत नुकसान हो रहा है। जी हाँ, 2-4 प्रश्न करके ही मैं आपको छोड़ दूंगा। अच्छा, आप बताइए आपका पूरा नाम। ये कहते हुए राठौर बाबू ने अपनी कॉपी पेन निकाल कर लिखना शुरू ही कर दिया। जी मिसेस शोभना राय, उम्र 49, पति का नाम स्वर्गीय राम रतन रॉय। आप डॉक्टर हैं? कहाँ डॉक्टरी करती हैं? बहरामपुर में। कोलकाता किस लिए आई हैं? मैं गायनोकोलॉजिस्ट हूँ। सेवा सदन के साथ मेरा कॉन्ट्रैक्ट है, बीच बीच में आती रहती हूँ। कोलकाता में कोई रिश्ते नातेदार नहीं है आपके? मेरा कहीं भी कोई नहीं है। बाल बच्चे? जी नहीं, एक बेटी थी, बहुत दिनों पहले चल बसी। कोलकाता जब भी आती हैं तो यहीं ठहरती हैं? जी हाँ, यहाँ ठहरने से सुविधा होती है। इस बार किस दिन आई थी? जी परसों। कल रात पास वाले कमरे में राजकुमार बासु नाम के एक व्यक्ति की हत्या हुई है, उनको आप पहचानती थी? जी नहीं, कभी नाम नहीं सुना मैंने पहले। कभी देखा नहीं था? आप बगल वाले कमरे में हैं इसलिए पूछ रहा हूं। जी नहीं, वो चेहरा देखने पर याद रहता मुझे। अच्छा, कल रात 8 बजे के बाद आप कहाँ थी? 8 बजे तक मैं सेवा सदन से लौट आती हूँ। कमरे में आकर हाथ मुंह धोकर कपड़े बदलकर नीचे डाइनिंग रूम में खाना खाने गई थी। 9 बजे से पहले ही कमरे में लौट आई। इसके बाद कमरे से बाहर नहीं निकली। रात में कुछ पता चला आपको? जी मैं 9:15 में सो गई, लेकिन बार बार नींद में बाधा पड़ रही थी। बगल वाले कमरे की आवाजों से मेरी नींद बार बार उचट रही थी। पास वाले कमरे में आवाजें हो रही थी? जी, कमरे के अंदर की कोई आवाज तो मैंने नहीं सुनी, लेकिन कमरे का दरवाजा बार बार खुल रहा था और बंद हो रहा था। तब क्या टाइम होगा? मैंने घड़ी नहीं देखी इंस्पेक्टर साहब, अंदाजन 9:30 से 10 के बीच का टाइम होगा। तो आपने कुछ किया नहीं? मैं क्या करती, होटल में बहुत तरह की लापरवाह लोग रहते हैं, वे दूसरों की सुविधा को कभी नहीं समझते। आज सुबह आपको ये बात कब पता चली कि हत्या हुई है?
ये तो आपसे ही पता चला सुबह सुबह। नौकर बेड टी देकर गया था। उसके बाद मैं तैयार होकर निकलने जा ही रही थी। नीचे ब्रेकफास्ट करके मुझे काम पर जाना था। तभी बगल वाले कमरे के दरवाजे पर दस्तक और कुछ पुकारने की आवाज सुनाई दी। मैंने निकलकर देखा तो वे मैनेजर थे। पूछा क्या हुआ, तो वो कुछ नहीं बोले। इसके बाद मैं 3 नंबर कमरे में गई। 3 नंबर कमरे में क्यों गई? जी वो असल में 3 नंबर वाले सज्जन की तबीयत खराब थी। वह किसी डॉक्टर को खोज रहे थे, इसलिए उनको देखने गई थी। उनको पहले से पहचानती थी शायद आप? जी नहीं, जान पहचान कुछ नहीं थी, बस देखा था। मैं तो उनका नाम भी नहीं जानती। ओह, क्या हुआ है उन सज्जन को? कुछ खास नहीं, ठंड लगकर मामूली बुखार हुआ है। राठौर बाबू ने विजय की तरफ देखा। विजय ने सिर हिलाकर जता दिया कि कोई और सवाल पूछने नहीं है फिलहाल के लिए। राठौर बाबू ने शोभना रॉय से कहा, ठीक है, फिलहाल हमें कुछ और नहीं पूछना, आप अपने काम पर जा सकती हैं, लेकिन हमें जानकारी दिए बिना आप कोलकाता से बाहर नहीं जाएंगी। शोभना के चेहरे पर खींच का भाव उभरा। कोई उत्तर ना देकर वो बस अपना बैग हाथ में लेकर उठ खड़ी हुई। थोड़ी देर बाद 2 नंबर कमरे का दरवाजा खोलते हुए राठौर बाबू बोले, ये औरत जरा सख्त मिजाज की है। जरा सा भी नहीं डरी, पुलिस के काम करने के तरीके से परिचित है। डॉक्टर है ना। खैर, आइए देखते हैं कमरे में हत्यारा कोई निशान छोड़कर गया है या नहीं। कांस्टेबल, तुम नीचे जाकर हेड ऑफिस में फोन करो, फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट को भिजवाने के लिए बोलो। राठौर बाबू ने विजय को अंदर ले जाकर दरवाजा अंदर से बंद कर दिया। 10-12 फीट का एक कमरा था। एक लोहे का पलंग, छोटा सा टेबल और कुर्सी, दीवार पर आईना, उसके पास ही कपड़े टांगने की रस्सी और सिर के ऊपर पंखा। दोनों ने कमरे में खड़े होकर चारों तरफ नजरें दौड़ाई। सामने रखा बिस्तर देखकर लग रहा था कि कल रात राजकुमार बाबू बिस्तर पर सोए होंगे। चादर पर थोड़ी सी सिलवटें थी, तकिए पर सिर रखने का निशान। रस्सी पर पहनी हुई धोती और कुर्ता टंगा हुआ था। सारी चीजों को ध्यान से देखते हुए राठौर बाबू बोले, तो क्या लगता है तुमको? विजय, मुझे ये लग रहा है राठौर बाबू कि कल रात राजकुमार बासु धोती कुर्ता उतार कर लुंगी बनियान पहनकर सोए थे। इसके बाद दरवाजे पर दस्तक हुई। राजकुमार ने बिस्तर से उठकर दरवाजा खोला। हत्यारे ने बाहर से उनके सीने में चाकू मार दिया। राजकुमार गिर गए और फिर उठे नहीं। हत्यारा दरवाजा खींचकर सटाकर चला गया। मेरा मानना है कि हत्यारा कमरे में नहीं घुसा था। फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट को राजकुमार के अलावा किसी और की उंगलियों के निशान कमरे में नहीं मिले। दरवाजे के हैंडल पर हत्यारे की उंगलियों के निशान शायद रहे होंगे, लेकिन अब वो मिलेंगे नहीं। उसके ऊपर भी बहुत सारी उंगलियों के निशान आ चुके हैं। राठौर बाबू बोले, हाँ, बिल्कुल सही बात है। आइए कमरे की तलाशी लेकर देखते हैं। विजय ने कहा, आप तलाशी लीजिए, मैं किसी चीज को हाथ नहीं लगाऊंगा, इससे उंगलियों के निशान और भी बढ़ जाएंगे। ठीक है, फिर आप खड़े रह कर ही देखिए।
राठौर बाबू ने तलाशी लेनी शुरू की। टेबल के नीचे, दराज, कुर्ते की जेब में, बिस्तर के गद्दे के नीचे, सभी जगह खोजा, लेकिन कुछ नहीं मिला। अंत में पलंग के नीचे से उन्होंने एक सूटकेस खींचकर निकाला। यही एकमात्र सामान कमरे में था। इसके अलावा और कुछ नहीं था। सूटकेस में चाबी लगी हुई थी। राठौर बाबू ने ढक्कन उठाया। अंदर 2 सेट कपड़े थे। कपड़ों के नीचे 100 के नोटों की एक गड्डी थी और डायरी के आकार की एक छोटी कॉपी। कॉपी को अलग हटाकर राठौर बाबू ने पहले 100 के नोटों को गिना। 120 नोट थे, यानी 12,000 रुपए। नोटों को वे अपनी जेब में रखते हुए बोले, साफ है, जिसने हत्या की है उसे पैसों का लालच नहीं था। फिर उन्होंने कॉपी उठाई। कॉपी के पहले पेज पर नाम लिखा था, सुकांत। राठौर बाबू ने विजय की तरफ देखा। विजय बोले, यानी राजकुमार नाम नकली है, लेकिन सुकांत सुना हुआ नाम लगता है। यह नाम कहीं सुना है मैंने। दिमाग की घंटी बज रही है कुछ। आपने सुना है यह नाम? याद नहीं आ रहा मुझे तो। राठौर बाबू कॉपी के पन्ने पलटने लगे। हर एक पन्ने के सिर पर एक शहर का नाम था, जैसे काशी, कोलकाता, कटक। शहर के नीचे कई नाम पते लिखे हुए थे। किसी किसी के साथ टेलीफोन नंबर भी थे। कोलकाता वाले पन्ने पर 4 नाम लिखे थे। हर एक नाम के सामने रुपयों की एक राशि लिखी थी, जैसे मोहन लाल 117 डी पानापुर लेन, श्यामकांत लहरी 5,000। 30/1 लेन कॉलोनी, जगबंधु पात्र 4,000। 56 राम बहादुर ई लेन, लतिका चौधरी 3,000, गांधी पार्क। कॉपी विजय के हाथों में देकर राठौर बाबू बोले, आप देखिए, यदि कुछ समझ आए तो। विजय ने ध्यान से कॉपी का निरीक्षण किया और फिर बोला, मेरा संदेह है कि यह व्यक्ति का पेशा लोगों को ब्लैकमेल करना था, लेकिन कोई और काम भी तो हो सकता है, जैसे कि बीमा एजेंट। हाँ, ऐसा हो तो सकता है, लेकिन बीमा एजेंट की कोई हत्या क्यों करता? और वो नकली नाम के साथ क्यों घूमता? ओह, तो यानी आपको लगता है कि राजकुमार बसु जिन लोगों को ब्लैकमेल करता था, उन्हीं में से किसी ने उनकी हत्या कर दी? अभी मैं पक्के तौर पर कुछ नहीं कह सकता। कोलकाता वाली लिस्ट में जिनके नाम हैं, उनसे पूछने पर जरूर कुछ अंदाजा लगाया जा सकता है। चलिए, अब 3 नंबर कमरे वाले सज्जन से मिलते हैं। जी हाँ, चलिए। 3 नंबर कमरे के सज्जन बिस्तर पर लेटे हुए थे। कदमों की आहट सुनकर उन्होंने सिर उठाया। कौन है? राठौर बाबू ने कहा। पुलिस। सचितोष बाबू एकदम से उठकर बैठ गए और आंखें गोल करके बोले, पुलिस? क्या चाहिए? हम आपसे 2-4 सवाल करना चाहते हैं। शायद आप जान गए होंगे कि आपके बगल वाले कमरे में हत्या हुई है। सचितोष बाबू पल भर के लिए भौचक्के दिखाई दिए और फिर आतंकित हो उठे। क्या हुई है? किसकी? राठौर बाबू उनके बिस्तर के एक किनारे पर बैठ गए और विजय चेयर पर। फिर उन्होंने कहा, 2 नंबर पे जो सज्जन थे, कल रात उनकी हत्या हो गई है। उनका नाम राजकुमार बसु था। आप उन्हें पहचानते थे? क्या? राजकुमार बसु? जी नहीं,
मैं नहीं पहचानता था। किसने की है हत्या? यह अभी नहीं पता चला है। अच्छा, आप ये बताएं, आपका नाम क्या है? जी, शशितोष। आपका निवास कहाँ है? जी, भागलपुर। मेरी तबीयत ठीक नहीं है, डॉक्टर ने लेटे रहने के लिए कहा है। वैसे ठंड कैसे लगा ली आपने? अरे कल शाम के बाद निकल गया था और शॉल नहीं लिया था, बस इसी से ठंड लग गई। रात में अपने कमरे से निकले थे आप? राठौर बाबू ने पूछा। जी नहीं, 9 बजे रूम में खाना खाकर और फिर आकर कमरे में घुसा था, फिर नहीं निकला। ठीक है। आप कोलकाता कब आए? जी 3 दिन हो गए, आज लौटना था, लेकिन तबीयत खराब हो गई। किस लिए आए हैं आप कोलकाता? जी, मेरा घी का व्यापार है, मैं गंगूराम को घी भेजता हूँ, इसलिए बीच बीच में आना पड़ता है। तो ये बताए, आप राजकुमार बोस को नहीं पहचानते थे? जी नहीं, मैंने तो कभी ये नाम भी नहीं सुना। विजय ने बीच में ही कहा, कभी सुकांत का नाम सुना है? नहीं। राठौर बाबू ने सवाल किया, कल रात आपने बगल वाले कमरे से कोई आवाज सुनी थी? आवाज? जी नहीं, मैं तो खाना खाकर आते ही लेट गया था और लेटते ही सो गया था। मेरी पत्नी कहती है कि एक बार सो जाने के बाद डकैती पड़ने पर भी मेरी नींद नहीं टूटती। इतना सुनकर राठौर बाबू उठ खड़े हुए। अभी हम चलते हैं, आप पुलिस को खबर दिए बिना कोलकाता छोड़कर नहीं जाइएगा। नीचे ऑफिस वाले कमरे में हरीशचंद मुंह लटकाए बैठे थे। इन दोनों को देखकर बोले, क्या हुआ, कुछ पता चला? राठौर बाबू ने उनके प्रश्न का उत्तर दिए बिना कहा, मैं आप लोगों के स्टाफ से उनका बयान लूंगा। हाँ तो बताइए, आपका पूरा नाम? जी हरीशचंद। आप होटल के मैनेजर हैं? यहीं रहते हैं? जी हाँ। कितने दिनों से यहाँ हैं? जी 8 साल से। राजकुमार बोस के बारे में जो कुछ भी जानते हैं हमें बताइए। हरीशचंद ने मोटा रजिस्टर निकाल कर खोला और बोले, राजकुमार बसु, ठिकाना आमदपुर, पटना। बीते 5 सालों से वे साल में 2 बार यहाँ आते थे। 2 दिन रुकते थे, होटल से निकलते नहीं थे। किसी ऑफिस में आकर 3-4 मित्रों को फोन करते थे। वे आकर शाम के बाद उनसे मुलाकात करते थे। बस इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं जानता हूँ। इस बार वे कब आए थे? जी परसों। उन्होंने टेलीफोन किए थे? परसों रात में जब वो आए उस रात टेलीफोन नहीं किए, कल सुबह किए थे। ये राजकुमार बाबू जब भी आते थे तो उसी 2 नंबर के कमरे में रुकते थे? जी नहीं, जब जो कमरा खाली रहता था उसी में रुकते थे। अच्छा, वो क्या काम करते थे, आप जानते हैं? जी नहीं, मैं नहीं जानता। आप कल रात तो होटल में ही रहे होंगे ना? हरीशचंद थोड़ा झिझकते हुए बोले, जी हाँ, बस कोई 2 घंटे के लिए एक बार निकला था। मैं भले ही होटल में रहता हूँ, लेकिन मेरा परिवार बाहर किराए के मकान में रहता है, तो बीच बीच में उनसे मिलने जाता हूँ। कल रात मेहमानों के खाने पर बैठने के बाद मैं निकला था। इसके बाद 11 बजे के करीब लौटा था। ओह, आपकी गैर हाजिरी में होटल का इंचार्ज कौन रहता है? गुंदर। जी जरा बुलाएं एक बार गुंदर को। उससे फिर से सवालों का सिलसिला शुरू हुआ। हाँ तो गुंदर, ये राजकुमार बोस जिनकी हत्या हुई है उनके बारे में तुम क्या जानते हो? जी ज्यादा कुछ नहीं जानता,
बीच बीच में आते थे, 2-3 दिन रुक कर चले जाते थे। तुम्हारे साथ कोई बातचीत नहीं होती थी? जी बहुत ही कम, बस थोड़ी बहुत फरमाइश वगैरह करते थे, इससे ज्यादा कुछ नहीं। उनकी देखभाल कौन करता था यहाँ? जी मैं करता था। सुबह बेड टी लेकर जाता था, फिर ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर सब मैं ही पहुंचा देता था। दूसरी मंजिल पर जो लोग रहते हैं उन सब की देखभाल मैं ही करता हूँ। तीसरी मंजिल पर देखभाल करने वाले रमेश बाबू ने उसके बीच में ही काटते हुए कहा, ओह, तो राजकुमार बाबू डाइनिंग रूम में खाने के लिए नहीं उतरते थे? जी नहीं। कल तुमने आखिरी बार उनको कब देखा था? जी रात को 8:45 मैं उनको डिनर देने गया था। फिर 9 बजे जूठे बर्तन लाने गया था, तब वह जीवित थे। ठीक है, लेकिन वह डाइनिंग रूम में क्यों नहीं आते थे, ये बता सकते हो? ये तो मैं नहीं जानता हुजूर। वैसे शायद उनके चेहरे पर कटे के जो दाग वगैरह थे ना, वो बड़े ही भद्दे लगते थे। शायद इसलिए वो लोगों के सामने नहीं पढ़ना चाहते थे। हाँ, ऐसा हो सकता है, लेकिन उनके पास कुछ लोग आते थे ना? जी हाँ, आते तो थे हुजूर। कल कौन कौन आया था, तुम जानते हो? जी मैं तो नहीं जानता, लेकिन जनरल सिंह बता सकता है। जनरल सिंह? ये कौन है? जी ये हमारा दरबान है। उसका नाम राम सिंह है। सभी उसे जनरल सिंह कहकर पुकारते हैं। ठीक है, बुलाओ जनरल सिंह को। कुछ ही देर बाद भोजपुरी जवान रामवीर सिंह ने आकर सैल्यूट किया। तगड़ा ढील डॉल, भड़कदार पोशाक, बड़ी बड़ी मूछें। राठौर बाबू ने सर से पैर तक उसे देखा और बोले, हाँ वाकई जनरल है। अच्छा ये बताओ, तुम होटल के मेन गेट पर पहरा देते हो? राम बोला, जी हाँ साहब। सुबह 9 बजे से 12 बजे तक और शाम को 5 बजे से 10 बजे तक मेरी ड्यूटी होती है होटल में। जो लोग गेस्ट से मिलने आते हैं उनके नाम लिखकर रखते हो क्या? जी नहीं साहब, ऐसा हुक्म नहीं। मुझे जो लोग अच्छी पोशाक में दिखते हैं उनको मैं सल्यूट करता हूँ। जो मेहमानों का रूम नंबर जानना चाहते हैं उनको रूम नंबर बता देता हूँ। तो किसी को रोकते हो? जी ढंग के कपड़े पहने हो तो नहीं रोकता, और अगर कपड़े फटे पुराने हो तो तब घूर कर देखता हूँ साहब। शाबाश। अब बताओ, कल शाम के बाद दूसरी मंजिल के 2 नंबर कमरे में कौन आया था मिलने के लिए? जी हाँ, 2 आदमी और एक औरत रात 9:15 बजे आई थी। औरत और वो कमरे का नंबर जानने के बाद दूसरी मंजिल पर गई, फिर 5 मिनट बाद चली गई। उनकी उम्र कितनी होगी? 20-25 होगी हुजूर। गोरा पतला लंबा चेहरा और आंखों पर चश्मा लगा था। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद साहब 9:30 बजे आए थे एक आदमी। वो कमरे का नंबर लेकर ऊपर गए, 5 मिनट बाद लौट कर चले गए। इनका चेहरा दुबला था, दाढ़ी मूछें थी थोड़ी थोड़ी सी। उसके बाद क्या हुआ? 9:45 बजे एक और आदमी आए साहब। मोटा ताजा शरीर था उनका, एकदम खाटी बंगाली बाबू। वो भी ऊपर जाकर बस 5 मिनट रुके। इसके बाद मेरी ड्यूटी के बीच और कोई नहीं आया साहब। जनरल राम का शरीर जितना ही मोटा हो, लेकिन उसकी याददाश्त बहुत ही तेज थी, इसमें कोई संदेह नहीं था। राठौर बाबू खुश होकर बोले, ठीक है, अब तुम जाओ जनरल। वो सैल्यूट करके चला गया। राठौर बाबू ने जेब से 12,000 के नोट निकालकर हरीशचंद को सौंप दिए और बोले, फिलहाल ये रुपए अपने पास रखिए, ये मृतक के सूटकेस से मिले हैं। रुपयों के लिए एक रसीद दे दीजिए मुझे।
कमरे में लोहे का एक संदूक था। नोटों को उसमें रखकर हरीशचंद ने रसीद लिखकर दे दी। इसी बीच दोनों सब इंस्पेक्टर नीचे आकर खड़े थे। राठौर बाबू ने उनसे पूछा, क्या हुआ? एक सब इंस्पेक्टर ने कहा, मैं तीसरी मंजिल पर गया था सर। सबका नाम पता लिख लिया। सबने कहा कि 9 बजे के बाद डिनर खा के वे कमरे में गए थे और फिर उसके बाद कमरे से निकले नहीं। उनकी बात सच है कि नहीं, ये जांच की मैं कैसे गारंटी ले लूँ साहब? सबका अलग अलग कमरा है। वैसे एक प्रूफ है, रात को खाना पीना खत्म होने के बाद नौकर तीसरी मंजिल पर सीढ़ियों के सामने सोता है। उसे लांगे बिना सीढ़ियाँ उतरना संभव नहीं है। मैंने नौकर से पूछताछ की है। उसका कहना है कि रात को 10:30 बजे वो सोने गया था। इसके बाद कोई भी सीढ़ियों से नीचे नहीं उतरा। ठीक है, और तुम्हारी रिपोर्ट क्या है? दूसरे सब इंस्पेक्टर ने कहा, दूसरी मंजिल की भी यही कहानी है साहब। सबका नाम ठिकाना लिख लिया है। दूसरी मंजिल की सीढ़ियों में मुहाने पर जो नौकर सोता है, उसने बताया कि 10:45 बजे वो सोने गया था। उसके बाद कोई भी कमरे से बाहर नहीं निकला। तब राठौर बाबू ने मैनेजर से पूछा, ये रात में नौकर सीढ़ियों के मुहाने पर क्यों सोते हैं? मैनेजर ने जवाब दिया, जी वो असल में रात में अगर किसी गेस्ट को कोई ज़रूरत पड़ जाए, वो बस उसी के लिए इंतज़ाम किया हुआ है। ओह, समझा, कहकर राठौर बाबू ने घड़ी देखी। 12 बज गए थे। वे विजय से बोले, यहाँ का काम फिलहाल यहीं तक। चलिए अब निकलते हैं। रास्ते में कहीं खाना खा लेंगे। सौभाग्य से चारों मुवक्किलों का घर पास में ही है, सो ज्यादा भाग दौड़ नहीं करनी पड़ेगी। आपको घर लौटने में काफी देर हो गई है ना? नहीं, कहाँ, कोई बात नहीं। मैं अजीत को फोन कर देता हूँ। उन्होंने टेलीफोन उठा लिया। इस पर हरीशचंद बोले, यदि आप लोगों को कोई आपत्ति ना हो तो आप सभी के लिए यहीं पर खाने की व्यवस्था कर देता हूँ। राठौर बाबू हंसकर बोले, ठीक है, बहुत ही अच्छी बात है, कर दीजिए। अनुपमा होटल का खाना काफी बढ़िया था। दोपहर के भोजन में देसी और विदेशी व्यंजनों का स्वाद लेकर पुलिस वालों का दल डाइनिंग रूम से बाहर निकला। साथ में विजय भी थे। राठौर बाबू ने दूसरे सब इंस्पेक्टर से कहा, मिस्टर दत्त, आप यहीं रहिए। ये लीजिए 2 नंबर कमरे की चाबी। फिंगरप्रिंट वाले आते ही होंगे, उनके लिए कमरा खोल देना। मैं घोष को लेकर निकल रहा हूँ। तीनों फुटपाथ पर जाकर खड़े हो गए। राठौर बाबू पॉकेट से कॉपी निकालकर बोले, इस समय कोई घर पर मिलेगा या नहीं? खैर देखते हैं, पहले जगबंधु पात्र को देखते हैं। ये आदमी उधम मूल का जान पड़ता है। एक टैक्सी रोककर तीनों उस पर सवार हो गए। टैक्सी जगबंधु पात्र के पते पर चल पड़ी। राठौर बाबू ने विजय से कहा, आज आप ऐसे चुपचाप क्यों हो? कुछ बोल क्यों नहीं रहे? विजय मुस्कुराकर बोले, अभी केवल सुन रहा हूं, बोलने बताने का समय अभी नहीं आया है। वह समय जब आएगा तो खुद ही पहुंच जाऊंगा। कुटिया में जगबंधु पात्र एक 3 मंजिल के मकान के निचले फ्लैट में रहते थे। राठौर बाबू ने कड़ी बजाई और एक व्यक्ति दरवाजा खोलकर सामने आ खड़ा हुआ। छटी हुई दाढ़ी, कंधा एक तरफ झुका हुआ, उम्र अंदाजन 40। आपका नाम जगबंधु पात्र है?
जगबंधु पुलिस की यूनिफॉर्म देखकर थोड़ा चौंकते हुए बोला, जी हाँ, क्या काम है? अनुपमा होटल में राजकुमार बसु के नाम के एक व्यक्ति की हत्या हो गई है। जगबंधु पात्र के चेहरे पर बनावटी हैरानी का भाव उभरा। राजकुमार की हत्या हो गई? जी हाँ, और इसी सिलसिले में मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। जी आइए। जगबंधु ने एक कमरे में ले जाकर उनको बैठा दिया। बोले, आप बैठिए, मैं अभी आया। वो बैठ गए। बैठक खाना छोटा और बिना सजावट का था। एक टेबल और 3 कुर्सियां थी। टेबल पर टेलीफोन था। उसने इधर उधर देखा, लेकिन कहीं से भी गृह स्वामी के चरित्र का कोई परिचय नहीं मिला। 5 मिनट बीते, फिर 10 मिनट के लिए जगबंधु पात्र नहीं लौटे। राहुल बाबू ने ऊंची आवाज में पुकारा, जगबंधु बाबू, लेकिन कोई उत्तर नहीं आया। मुस्कुराकर बोले, लगता है जगबंधु बाबू घर छोड़कर भाग गए हैं। राहुल बाबू उत्तेजित होकर बोले, भाग निकला वो, आओ घर के अंदर देखते हैं। आइए विजय बाबू, आइए। लेकिन वो नहीं गए। घोष को लेकर राठौर बाबू अंदर गए। वहां कोई नहीं था। पिछला दरवाजा खुला था। उड़ गई चिड़िया। इस बीच में विजय ने टेबल की ड्रॉर खोलकर एक बंधी हुई कॉपी निकाल ली थी। उसके पन्ने पलटते हुए बोले थे, आदमी शायद घुड़दौड़ का टाउट था। ओह, ऐसा, लेकिन भागा क्यों ये? जरूर कोई और गंभीर मामला है। सिर्फ घुड़दौड़ का मामला होने से वो भागता नहीं। राठौर बाबू ने थाने में फोन किया, भगोड़े का ब्यौरा दिया और लोगों को बुलाया। फिर फोन उतार कर कहा, घोष, आप यहीं रुको, हम लोग दूसरे काम से जा रहे हैं। अभी थाने से और भी लोग यहाँ आ जाएंगे। घर का कोना कोना छान मारना, वहां पर फिंगरप्रिंट्स जरूर मिलेंगे। तुरंत हेड ऑफिस भिजवा देना। फिर जगबंधु के घर से निकलकर राठौर बाबू ने विजय से पूछा, क्या लगता है आपको, क्या यही कातिल है? विजय थोड़ी देर तक कुछ नहीं बोले। फिर धीरे से बोले, कुछ कहा नहीं जा सकता। यह आदमी राजकुमार की मौत की खबर से चौंक उठा था। हालांकि ये एक्टिंग भी हो सकती थी। इसके बाद वे दोनों मोहनलाल कुंडू के घर गए। वहां जाकर पता चला कि कुंडू महाशय कोलकाता में नहीं है, पत्नी के साथ काशी चले गए हैं। कब लौटेंगे यह तय नहीं है। वहां से वे गए श्यामाकांत लाहरी के घर, लेकिन वहां भी निराशा ही हाथ लगी। श्यामाकांत दफ्तर गए हुए थे। वे पोर्ट कमिश्नर ऑफिस में बड़े ओहदे पर थे। बस इतना ही पता चला। शाम से पहले उनसे मुलाकात नहीं की जा सकती थी। राठौर बाबू गहरी सांस छोड़कर बोले, अब सिर्फ लतिका चौधरी बची हैं। क्योंकि यह महिला हैं, इसलिए उम्मीद है कि शायद दोपहर के समय वे घर पर ही मिलेंगी। मिसेस चौधरी अपने खुद के मकान में रहती थी। ये छोटा सा घर था, साफ सुथरा। सामने फूलों की छोटी सी बगिया। घंटी बजाते ही चश्मा पहने एक महिला ने दरवाजा खोलकर कहा, किससे मिलना है? मालिक घर पर नहीं है। और इसके बाद ही उनकी दृष्टि राठौर बाबू की यूनिफॉर्म पर पड़ी। जनरल नाम ने जो बताया था उसके साथ इस महिला का रूप पूरा मेल खा रहा था। हालांकि
उम्र 20-25 से कुछ ज्यादा थी। राठौर बाबू ने कहा, क्या आपका नाम मिस लतिका चौधरी है? वो थोड़ा सहम कर बोली, हाँ, क्या काम है? आपसे 2-4 सवाल करने हैं। मैं पुलिस डिपार्टमेंट से आया हूँ। जी अच्छा, आइए। महिला ने उन्हें अंदर आने के लिए कहा और अंदर जाकर बैठाया। बैठने का कमरा कायदे से सजा हुआ था। नीचे कुर्सी, सोफे, सेंटर टेबल और दीवार पर अधेड़ उम्र के एक पुरुष की सीने तक की तस्वीर टंगी हुई थी। उसका चेहरा कठोर था और आंखों के निर्मम दृष्टि देखने वाले को अंदर तक भेज जाती थी। मिसेस चौधरी एक कुर्सी के किनारे पर बैठकर डरी आंखों से उन्हें देखने लगी। आपके पति का नाम क्या है? जी, तारा कुमार चौधरी। क्या काम करते हैं? इंजीनियर हैं रेलवे में। बच्चे? जी, हम निसंतान हैं। कल रात 9:15 बजे आप अनुपमा होटल गई थी? मिस चौधरी की आंखें चश्मों के पीछे से फैल गई। मैं नहीं, मैं तो सिनेमा देखने गई थी। होटल के दरबान ने कल आपको वहां देखा था। वो आपकी शिनाख्त कर सकता है। मिस चौधरी का चेहरा सूख गया। होंठ चबाते हुए वो बोली, लेकिन मैं सिनेमा देखने गई थी। सिनेमा की मैं आपको टिकट भी दिखा सकती हूँ। आपने सिनेमा का टिकट खरीदा था, ठीक है, लेकिन फिल्म खत्म होने से पहले ही आप अनुपमा होटल गई थी और वहां राजकुमार बोस के साथ मिली थी। राजकुमार का नाम सुनते ही मिसेस चौधरी का चेहरा मुर्दे जैसा हो गया। उसके कांपते होठों से आवाज निकली, राजकुमार बोस? उनको तो मैं नहीं जानती। मिसेस चौधरी दोनों हाथों में अपना मुंह ढककर जोर से रो पड़ी। विजय ने कहा, हम लोग जानते हैं राजकुमार बोस और सुकांत एक ही व्यक्ति है। वो आपको ब्लैकमेल कर रहा था। क्या रात 9:15 बजे सिनेमा से लौटते हुए आप उनको रुपए देने गई थी? अब बाकी सारी बातें भी बता दीजिए। आपको डरने की जरूरत नहीं है मिसेस। वो कुछ देर सिसकती रही, फिर आंखें पोंछकर उन्होंने चेहरा उठाया और लड़खड़ाती आवाज में बोली, क्यों जानना चाहते हैं ये? अगर मेरे पति के सामने ये बात खुल गई। विजय ने दीवार की तस्वीर की तरफ उंगली उठाते हुए कहा, ये आपके पति हैं? जी हाँ। कड़े मिजाज के मालूम पड़ते हैं, लेकिन आप निश्चिंत रहिए। अगर जरूरी नहीं हुआ तो हम किसी को भी कुछ नहीं बताएंगे। उसके बाद मिसेस चौधरी ने कहानी सुनाई। उसका सारांश कुछ इस तरह से था। 12-13 साल पहले मिसेस चौधरी चक्रवर्ती अपने दोस्त सहेलियों के साथ मौज मस्ती करते हुए सिनेमा थिएटर देखते अपने दिन बिताती थी। उन दिनों सिनेमा जगत में सुकांत एक बड़ा नाम हुआ करता था। जैसा उसका चेहरा था वैसा ही उसका अभिनय। लतिका चक्रवर्ती उससे प्रेम कर बैठी। उन्होंने सुकांत को चिट्ठी लिखना शुरू कर दी। लतिका सुकांत से विवाह करना चाहती थी, पर एक दिन पता चला घर में तो सुकांत की पत्नी मौजूद है। उसको धोखा मिला। उसके पिता ने बेटी का विवाह कर दिया। इसके बाद 2 साल बीत गए। लतिका देवी के पति बहुत ही सज्जन व्यक्ति थे, लेकिन महिलाओं की आज़ादी के मामले में उनका नजरिया काफी सख्त था। विवाह के बाद लतिका बदल गई। एक दिन अखबार में भयंकर खबर छपी कि सुकांत ने अपनी पत्नी की हत्या कर दी है। ये केस अदालत में गया। अभियुक्त बरी हो गया क्योंकि उसने अपनी रक्षा के लिए हत्या की थी। पत्नी ने चाकू से उस पर हमला किया था
और उसके चेहरे और शरीर पर कई वार किए थे। अपनी जान बचाने के लिए उसने पत्नी को मार दिया था। जितने दिनों तक ये मुकदमा चला उतने दिनों तक लतिका देवी भयभीत रही। कहीं किसी शत्रु ने उनका नाम ले लिया तो क्या होगा। लेकिन ना तो साक्षी और ना ही अभियुक्त किसी ने उनका नाम लिया। तब जाकर वो निश्चिंत हुई। इसके बाद 2-3 साल बिना किसी परेशानी के बीत गए। सुकांत का फिल्मी सफर समाप्त हो गया था, क्योंकि ऐसा चेहरा लेकर अब वो हीरो नहीं बन सकता था। वो किसी अज्ञात जगह पर चला गया था। फिर अचानक एक दिन सुकांत ने अपने गंदे चेहरे के साथ लतिका देवी से मुलाकात की और कहा, मुझे रुपयों की ज़रूरत है और तुम्हें देने होंगे। ज़्यादा नहीं है, हर 6 महीने में 3,000 रुपये। तुम्हारे लिए एकदम मामूली बात है। अगर मना करोगी तो तुमने जो सारी चिट्ठियाँ मुझे लिखी थी वो सारी तुम्हारे पति को दिखा दूंगा। और तभी से मिसेस चौधरी हर 6 महीने पर 3,000 रुपये उस आदमी को देती आ रही थी। हालांकि ये रकम उनके लिए बड़ी नहीं थी, लेकिन मन में सदा ये डर लगा रहता था कि कहीं पति को पता न चल जाए। कल रात में रुपए देने अनुपमा होटल गई थी। 2 नंबर के कमरे के दरवाजे के बाहर से सुकांत को रुपए देकर वो चली आई थी। इसके अलावा वो और कुछ नहीं जानती थी। उनकी कहानी खत्म होने के बाद दोनों कुछ पल चुपचाप बैठे रहे। फिर गहरी सांस छोड़ते हुए खड़े हुए। अच्छा, हम लोग चलते हैं। वैसे एक खुशखबरी देता जाऊं। कल रात 9:15 से 11 के बीच राजकुमार बोस की हत्या हो गई है और वो घर से निकल फुटपाथ पर आ खड़े हुए। हत्यारे का तो कोई सुराग नहीं मिला, विजय ने कहा। कुछ क्लू हासिल नहीं हुआ ऐसा नहीं कहा जा सकता। आज जितने लोगों के बयान सुने हैं उनमें से एक ना एक असंगत बात जरूर निकली है, लेकिन किसने कही है वो मैं याद नहीं कर पा रहा हूँ। असंगत बात कैसी? असंगत बात, अरे वही तो याद नहीं आ रहा है। बहुत सारी बातों के बीच उस बात में मेरे सबकॉन्शियस माइंड में डुबकी लगा रखी है। बाबू ने घड़ी देखी थी, 3 बजने जा रहे थे। बोले, मैं तो अभी थाने लौटूंगा, आप कहाँ जाएंगे? मैं एक बार नए मकान का काम देखकर फिर घर चला जाऊंगा। कल सुबह फिर मुलाकात होगी। इस बीच अगर कोई नई जानकारी मिले तो मेहरबानी करके फोन पर बता दीजिएगा। 5 बजे के बाद घर लौटकर विजय ने एक कप चाय पी, फिर सिगरेट सुलगाकर पलंग पर लंबे लेट गए। आंखें बंद किए लेटे लेटे सिगरेट पीने लगे। 6:30 बजे वो एकदम से चौंक कर उठे। सत्यवती किसी काम से कमरे में आई थी। वो हड़बड़ा गई। अरे क्या हो गया विजय? मुस्कुराते हुए बोले, याद आ गया, मुझे याद आ गया। विजय ने खड़े होकर बोला, एक बार फिर से निकलना पड़ेगा। फिर निकलेंगे? कहाँ जाएंगे? अखबार के ऑफिस में। 10 साल पुराने अखबार की फाइल देखनी है मुझे। ठीक है। अगले दिन सुबह विजय ने राठौर बाबू को फोन किया। कोई ताज़ा खबर है क्या? विजय बाबू, कोई खास खबर नहीं है। लाश की जांच में कुछ भी अप्रत्याशित नहीं मिला। मौत के समय डिनर के लगभग 1.5 घंटे बाद का है। 2 नंबर कमरे में राजकुमार और गुणधर की उंगलियों के निशान मिले हैं। श्यामाकांत लहरी के घर फिर से फोन गया। उसने साफ इनकार कर दिया और बोला कि वो अनुपमा होटल नहीं गया था। जनरल राम ने लेकिन उसकी शिनाख्त की है। श्यामाकांत को अरेस्ट नहीं किया है, लेकिन
उसके पीछे आदमी लगा दिए हैं। और हाँ, जगबंधु पात्र का असली नाम भी पता चल गया है। वो है भगवान महांती। यह दागी आदमी है। मेदिनापुर में एक महिला की हत्या करके 14 साल जेल गया था। बाद में वहां से भाग निकला। कोलकाता आकर नकली नाम के साथ घुड़दौड़ की दलाली कर रहा था। ठीक है, कोई और बात? लतिका देवी के पति तारा कुमार चौधरी के बारे में जानकारी लेने पर पता चला कि वे उस रात 11 बजे घर लौटे थे। इतनी देर तक कहाँ थे ये पता नहीं चला। पता लगाने की जरूरत नहीं है। अच्छा, होटल से क्या खबर है? होटल के मेहमान तो बड़े बेचैन हो गए हैं विजय बाबू। सोच रहा हूँ आज शाम उन्हें छोड़ दूंगा। वैसे आपको कुछ मिला क्या? हाँ मिला। मैं अभी अनुपमा होटल जा रहा हूँ, आप भी आ जाइए। थोड़ी देर बाद 1 नंबर कमरे के बंद दरवाजे के सामने खड़े राठौर बाबू और विजय के बीच नजरों का आदान प्रदान हुआ। राठौर बाबू ने दरवाजा खटखटाया। दरवाजा खुल गया। मिसेस शोभना रॉय राठौर बाबू को देखकर जल भुन उठी। आप फिर आ गए? और कितने दिनों तक मुझे रोके रहेंगे? मेरे जैसे एक डॉक्टर को यूं रोके रखना गैर कानूनी बात है, पता भी है आपको? राठौर बाबू बोले, मेरे खिलाफ अगर आपको कोई शिकायत करनी है तो कोर्ट जाइए। फिलहाल हम आपको 2-4 बातें बताना चाहते हैं। दोनों ने कमरे में प्रवेश किया और विजय एक कुर्सी पर बैठे हुए बोले, मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहता हूँ मिसेस रॉय। मिसेस रॉय फिर गुस्से से तमक उठी। आप हैं कौन? मजाक चल रहा है क्या? जी नहीं, मैं कोई मजाक नहीं कर रहा हूँ, बिल्कुल भी नहीं। आप बैठ जाइए आराम से। मिसेस रॉय थोड़ा सकपका कर बैठ गई। क्या कहना है, जल्दी कहिए। लेकिन मैं आज ही बहरामपुर लौट जाऊंगी। विजय मुस्कुराकर बोले, वो तो भविष्य की बात है, देखा जाएगा। ये जो कहानी है ये मैंने अखबार में पढ़ी है, आपको संक्षेप में सुना रहा हूं। सुकांत एक फिल्म आर्टिस्ट थे। इतना सुनते ही मिसेस रॉय का सिर तन गया। वो अपलक दृष्टि से विजय के चेहरे की तरफ देखती रह गई। विजय सूखे स्वर में बोलते रहे, तो पहचान रही हैं आप, पहचानना भी चाहिए। आपका दामाद था आखिर। सुकांत सोम ने फिल्मों में बहुत नाम कमाया था। आप उन दिनों वर्धमान में प्रैक्टिस करती थी, विधवा थी। दुनिया में बस एक बेटी थी आपकी। सुकांत का वर्धमान में आना जाना था। एक दिन वो आपकी बेटी को इलोपमेंट कर ले गया। उसने आपकी बेटी को लालच दिया था कि वो उसे फिल्म में हीरोइन बनाएगा। आपको वो कतई पसंद नहीं था, इसलिए उसने भागकर आपकी बेटी से शादी की थी। कुछ दिन बाद दोनों एक दूसरे के असली स्वभाव से परिचित हो गए। दोनों का ही स्वभाव गुस्सैल था, तो अब झगड़े शुरू हो गए। झगड़े का मुख्य कारण था कि आपकी बेटी को हीरोइन बनना था, जो कि वो बना नहीं पाया। एक दिन ये झगड़ा चरम पर पहुंच गया। आपकी बेटी ने चाकू से कई वार करके सुकांत के चेहरे को बुरी तरह काटा। अपनी जान बचाने के लिए आपकी बेटी का गला दबाकर उसने उसे मार डाला। हत्या का मुजरिम सुकांत 3 महीने के लिए पुलिस हॉस्पिटल में रहा। वहां से जब उसे पेशी के लिए कोर्ट में हाजिर किया गया, तब उसका चेहरा देखकर जज साहब चौंक गए। जेल के हॉस्पिटल में प्लास्टिक सर्जरी का इंतजाम नहीं होता। सुकांत के चेहरे के घाव सूख जरूर गए थे,
लेकिन फिल्मों में हीरो बनने लायक वो चेहरा अब नहीं रहा था। मुकदमा चला। आप सुकांत के खिलाफ थी, लेकिन आप उसे फांसी के तख्ते पर नहीं पहुंचा सकी। हथियार उसके हाथ में नहीं था, आपकी बेटी के हाथ में था। आत्मरक्षा की दलील पर सुकांत मुकदमे से बरी हो गया। मिसेज रॉय के आंख में अंगारे उगलते हुए दिखने लगे। वो बोली, ये सब झूठ है। उसने पहले मेरी बेटी का गला दबाकर मार डाला, उसके बाद खुद अपने चेहरे को चाकू से काटा था। विजय सिर हिलाकर बड़े आराम से बोले, यह बात यकीन करने लायक बिल्कुल नहीं है। आर्टिस्ट, वो कभी अपने चेहरे पर चाकू चलाकर अपना भविष्य खराब नहीं करता। अगर उसे ये काम करना होता तो वो अपने शरीर पर चाकू चलाता। खैर, जो भी हो, हत्या के आरोप से सुकांत भले ही बरी हो गया, लेकिन उसका फिल्मी जीवन एकदम खत्म हो गया। ईमानदारी के साथ जीविका का कोई दूसरा रास्ता वो नहीं जानता था। कोलकाता छोड़कर वो पटना में जाकर बस गया और उसने वहां ब्लैकमेल का धंधा शुरू किया। बीते 10 सालों में कोलकाता, कटक, काशी और दिल्ली में उसे कई ग्राहक मिल गए। वो किसी का भी अकारण उत्पीड़न नहीं करता था। 6 महीनों के अंतर में पहुंचकर एक बंधी बधाई रकम वसूला करता था। यही उसकी आजीविका थी। वो जब भी वसूली के लिए कोलकाता आता था, तब इस अनुपमा होटल में ही रुकता था। आपने इस दौरान वर्धमान से अपना निवास हटाकर बहरामपुर में जाकर प्रैक्टिस करना शुरू कर दिया था। आप भी बीच बीच में इसी होटल में रुकती थी, लेकिन एक ही समय में आप दोनों का आना इससे पहले नहीं हुआ था। यानी आपने सुकांत को इससे पहले यहाँ कभी नहीं देखा था। संयोगवश इस बार आपने उसको देख लिया। वो आपके बगल के कमरे में ही रुका था। उसने शायद आपको नहीं देखा था। अगर देख लेता तो थोड़ा सावधान रहता। सामने मिल जाने पर आप उसे जान से मार डालेंगी, इस तरह की एक इच्छा हमेशा से आपके मन में बीते 10 वर्षों से थी। वो बात इतने सालों में दब गई थी, लेकिन फिर भी वो चिंगारी अंदर ही अंदर सुलग जरूर रही थी। सुकांत को आपने सामने पाकर चिंगारी भड़कती हुई शोला में बदल गई। आपकी बेटी की जिसने हत्या की, उसे आप जिंदा नहीं रहने देंगे, ऐसा विचार आपके ऊपर हावी हो गया। उस रात डिनर खाकर आने के बाद आप अपने कमरे में प्रतीक्षा कर रही थी कि हत्या किस तरह करनी है। इसका प्लान आपने पहले ही बना लिया था। फिलहाल सिर्फ शुभ घड़ी का इंतजार था। 9:15 बजे से सुकांत के कमरे में लोगों का आना शुरू हुआ। आप अपने कमरे में कान लगाए बैठी थी। 10 बजे लोगों का आना बंद हुआ। आप अस्त्र हाथ में लेकर बाहर निकले। दूसरी मंजिल के बाकी गेस्ट दरवाजा बंद करके सो गए थे। जो नौकर सीढ़ियों के सामने सोता था, वो अभी तक आया नहीं था। बस बड़ा ही शानदार मौका था ये। आपने 2 नंबर कमरे के दरवाजे पर दस्तक दी। उस वक्त सुकांत सो चुका था। उसने उठकर दरवाजा खोला और आपने उसी पल उसके सीने में वो अस्त्र डाल दिया। फिर दरवाजा खींचकर बंद करके आप अपने कमरे में लौट आए। आपके साथ राजकुमार बोस का कोई कांटेक्ट है, ये बात कोई नहीं जानता था, इसलिए आपके ऊपर भला कौन शक कर सकता था। रात में जो लोग राजकुमार से मिलने आए थे, शक की सुई जाहिर तौर पर उन्हीं के तरफ मुड़नी थी। लेकिन आपने एक छोटी सी गलती कर दी थी। जब आपसे पूछताछ कर रहे थे तो आपने बताया था कि राजकुमार को आपने पहले कभी नहीं देखा था। इसके तुरंत बाद ही आपने कहा था कि वो चेहरा देखने पर याद रहता।
तो राजकुमार का चेहरा याद रखने लायक था, ये बात आपको कैसे पता? कमरे के अंदर आपने एक बार झांका जरूर था, लेकिन उस वक्त हम 3 लोग दरवाजे के सामने खड़े थे और राजकुमार का चेहरा आप उस समय नहीं देख सकती थी। ये असंगत बात अगर आपने नहीं कही होती तो 10 साल पुराने अखबार की फाइल देखने की बात मेरे मन में कभी नहीं आती। इतना कहकर विजय चुप हो गए। मिसेस रॉय लोहार की भट्टी की आग के समान भभकने लगी। फिर दांत पीसते हुए बोली, ये सब बकवास है। सुकांत ने मेरी बेटी की हत्या की थी, लेकिन मैंने उसकी हत्या नहीं की है। किस चीज से हत्या करूंगी मैं? मेरे पास क्या चाकू खंजर होते हैं? विजय ने उनके डॉक्टरी बैग की तरफ उंगली करके दिखाते हुए कहा, हाँ होते हैं, उस बैग के अंदर। जी नहीं, वहां कुछ नहीं है। ये देखिए। बैग खोलकर तेजी से उन्होंने एक कैंची निकाली। यह लंबी पतली सर्जिकल कैंची थी, जिसके दोनों फलक आसानी से अलग किए जा सकते थे। मिसेस रॉय एक फलक को खोलकर अपने सीने में घोंपने जा रही थी, लेकिन राठौर बाबू तैयार बैठे थे। उन्होंने बिजली के समान लपक कर मिसेस रॉय की कलाई थाम ली। वो जोर से चिल्लाई, छोड़ दीजिए, मुझे छोड़ दीजिए। विजय ने एक चैन की सांस ली और मुस्कुराते हुए बोले, चलिए, मर्डर वेपन भी आखिरकार मिल ही गया। ये नहीं मिलता तो हमें थोड़ी मुश्किल हो जाती। और फिर राठौर बाबू की तरफ देखकर मुस्कुरा दिए।